नमस्कार। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव रहा और शीत युद्ध किन कारणों से शिथिलता की तरफ, जिसे हम देतांत कहते हैं, की तरफ अग्रसर हुआ, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पूर्व वार्ता में देखा था कि शीत युद्ध के विकास के अंतिम चरण में 1985 टू 1991 के समय में यूएसएसआर के प्रधान गोर्बाचोव जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि शीत युद्ध का समापन होना चाहिए, या मुझे विश्वास है कि हम इतनी बुद्धिमत्ता और सद्भाव जुटा पाएंगे कि हम परस्पर सहयोग के द्वारा समूची मानव जाति के लिए शांति का एक सच्चा दौर या सच्चा युग स्थापित कर सकें। ये एक बहुत बड़ा संकेत था सोवियत संघ की तरफ से कि शीत युद्ध की प्रक्रिया और शीत युद्ध को लेकर शिथिलता का एक मानस जो है फ्रेम हो रहा है या उसका निर्माण हो रहा है। इसी क्रम में जो 91 के बाद का जो समय है उसमें शीत युद्ध पूरी तरह से शिथिल हो गया। कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इस प्रकार की थीं कि शीत युद्ध को आगे कंटिन्यू करना या उसे और उग्र रूप में जारी रखना दोनों पक्षों के लिए, दोनों गुटों के लिए, दोनों विचारधाराओं के लिए बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था। तो इस कारण से देतांत का समय, जिसे हम तनाव शिथिलता या शीत युद्ध में शिथिलता के रूप में देखते हैं, उसका आरंभ हुआ। शीत युद्ध की शिथिलता के कुछ मुख्य कारण हैं, जिनमें पहला कारण है कि जो सैनिक शक्ति है वो बहुत व्ययकारी थी। परस्पर प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाते हुए सामरीकरण की, शस्त्रों के निर्माण की और असीमित रूप में, अनियंत्रित रूप में शस्त्र प्रतिस्पर्धा और युद्धकारी नीति की जो एक प्रक्रिया चल रही थी शीत युद्ध में, वो अंततः इतनी व्ययकारी थी कि राज्यों को अपने कल्याणकारी कार्यों और प्रोजेक्ट्स में जो स्रोत लगे हुए थे, आर्थिक स्रोत, वहाँ से उन्हें विड्रॉ करके और सामरिक और शस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। तो ये स्थिति इस प्रकार की थी कि इसको बहुत लंबे समय तक किसी भी राज्य की, किसी भी देश की सरकार के लिए सरकार को उचित नहीं लग रहा था। तो व्ययकारी सैनिक शक्ति थी और इस इतना व्यय होने के उपरांत भी सैनिक सेक्शन में, सैनिक व्यय के रूप में इतना अधिक खर्चा होने के बावजूद भी, इतना अधिक व्यय होने के पश्चात भी वांछित परिणाम जो है उनकी पूर्ति और प्राप्ति संभव नहीं हो रही थी। तो दोनों पक्ष ये सोचने को मजबूर हो गए कि जब हम बिल्कुल अनियंत्रित रूप में अबाध अपने स्रोतों का इन्वेस्टमेंट, आर्थिक स्रोतों का इन्वेस्टमेंट हम सामरिक क्षेत्र में कर रहे हैं और जो वांछनीय परिणाम है वो प्राप्त नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि ये प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत लंबे समय तक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में साधक नहीं रहेगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों गुट जो हैं वो तनाव शिथिलता की तरफ अग्रसर हुए। इसी प्रकार जिस इंटेंसिटी के साथ, जितनी तीव्रता और घातक प्रवृत्ति के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और आक्रमण की नीति, सैनिक संगठनों की नीति, सामरिक और शस्त्रीकरण की नीति का प्रवाह बन रहा था, उससे पूरा विश्व एक प्रकार से इस भय की स्थिति में आ गया कि जिसमें ये बात बिल्कुल प्रखर हो गई कि तृतीय विश्व युद्ध का खतरा सामने है। शीत युद्ध की परिणति जो है, यदि चेक नहीं किया गया, यदि नियंत्रण नहीं रखा गया, तो ये शीत युद्ध अंततः तृतीय विश्व युद्ध में परिणत हो सकता है। विश्व क्योंकि बहुत जल्दी दो विश्व युद्धों का सामना कर चुका था, इतने व्यापक स्तर पर नरसंहार और
मानवीय मूल्यों का ध्वंस हुआ, जान माल की अपार क्षति हुई, और उसके बाद भी विजेता और पराजित के बीच का कोई भेद जो है वो बहुत कहना चाहिए प्रशंसनीय रूप में कायम नहीं हुआ। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरा विश्व पुनः इतने बड़े स्तर के नरसंहार को झेलने के लिए ना तो मानसिक रूप में, ना वैचारिक रूप में, और ना ही भौतिक रूप में इसके लिए तैयार था। तो विकल्प के रूप में ही देतांत की तरफ या तनाव शिथिलता की तरफ विश्व राजनीति अग्रसर हुई। तीसरा कारण था कि जो सैद्धांतिक संघर्ष थे, उन सैद्धांतिक संघर्ष में शिथिलता देखी गई। कई विवाद थे जो सुलझ गए, सीमा विवाद थे उनका समाधान प्राप्त हो गया, जर्मनी आदि से संबंधित जो समस्या थी उसका भी समाधान, समझौतावादी नीति जो है वो एक प्रकार से समझौतावादी प्रयास जो है वो एक प्रकार से सैद्धांतिक संघर्ष को दूर करने में सहायक रहे। तो जो विवाद के क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में संख्यात्मक रूप में कमी आई, और इसके कारण से जो उग्र और ज्वलंत बिंदु थे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव और वैमनस्य को और ज़्यादा उग्र बना रहे थे, उनमें बहुत हद तक कमी देखी गई। तो इसलिए इसके परिणाम स्वरूप तनाव शिथिलता का प्रभाव या उसका असर जो है वो भी स्पष्ट रूप में देखा गया। इसी प्रकार हर राज्य ने ये महसूस किया कि राष्ट्रीय हित की धारणा हमारी प्रखर है। किसी भी राज्य के अस्तित्व का मूल आधार है उसका राष्ट्रीय हित। इसलिए तनावों की तरफ अपने समय, धन, ऊर्जा का व्यय करने की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय हितों को और ज़्यादा प्रखर करने की, उनको विकसित करने की, उनको लागू करने की आवश्यकता है। तनाव को अनावश्यक बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंततः ये जो तनाव है वो अंतर्राष्ट्रीय हितों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समस्त देशों के राष्ट्रीय हितों पर किसी न किसी रूप में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा ट्रेंड या एक ऐसी प्रवृत्ति स्थापित हो गई जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय हित की विचारधारा को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी, और इसलिए तनाव के क्षेत्र जो हैं, तनाव के जो विवाद के बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे शिथिलता की तरफ अग्रसर हुई। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व स्पष्टतः दो गुटों में बंट चुका था। उसके उपरांत द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में ही शीत युद्ध का काल आया, और शीत युद्ध में विचारधारा के रूप में, मान्यताओं के रूप में, गुटों के रूप में, व्यक्ति और विचारधाराओं के रूप में दो गुट जो हैं वो शीत युद्ध के गुट के रूप में स्पष्ट हुए। तीसरा विकल्प कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एशिया और अफ्रीका के देशों ने, जो कि उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत पराधीनता झेल रहे थे, धीरे धीरे राष्ट्रीय जागरण और जन जागरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से इन देशों ने एक के बाद एक स्वतंत्रता प्राप्त करना शुरू किया। तो इन स्वतंत्र देशों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि यदि ये सोवियत संघ के समूह में अपने आप को जोड़ते हैं तो वो अमेरिका और उसके समर्थित समूह द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रहेंगे, और यदि वो अमेरिका के समूह की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो वो सोवियत संघ से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रहेंगे। ये देश क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर एक बहुत लंबा समय गुलामी का झेल चुके थे, पराधीनता का झेल चुके थे, और पुनः ये किसी भी एक समूह से अपने आप को प्रतिबद्ध करना नहीं चाहते थे। इसलिए इन देशों ने अधिकांशतः गुट निरपेक्षता के रूप में एक तृतीय आयाम, जो स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हित की पूर्ति प्राप्ति के संदर्भ में बहुत सटीक और बहुत सुनिश्चित प्रकार का आधार प्रतीत हुआ, इस गुट निरपेक्ष प्रवृत्ति और
जो विकल्प है उसका चयन इन देशों ने किया। तो इसलिए फिर गुटनिरपेक्षता के रूप में जो एक तृतीय आयाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित हुआ, इन देशों की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई और इनकी जो भूमिका है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सबल गुट के रूप में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को पहचाना गया। तो जब दो गुटों के अलावा एक तीसरा और ज़्यादा बेहतर विकल्प छोटे छोटे देशों को प्राप्त हुआ, तो उनके विवादों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने हितों को उकसाने का जो एक हथकंडा महाशक्तियां अपना रही थी, उसमें शिथिलता आई। इसी प्रकार बहुध्रुवीकरण हुआ। शक्ति की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ ही प्रमुख नहीं रहे। एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुध्रुवीकरण हुआ। शक्ति के अनेक केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संदर्भों में देखे गए। तो इनसे, बहुध्रुवीकरण होने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो महाशक्तियां अपने हितों को लेकर परस्पर एक दूसरे से तनावग्रस्त थीं, उनके प्रभाव में, महाशक्तियों के प्रभाव में बहुध्रुवीकरण के कारण शिथिलता आई, कमी आई, और इसलिए उनकी उग्र नीतियों के आधार पर संचालित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उग्रता में कमी देखी गई। तो ये एक प्रकार से, जब तक शक्ति के दो केंद्र थे तो दोनों परस्पर एक दूसरे को बहुत कट्टर विरोधी मानकर वैचारिक रूप से आलोचना प्रत्यालोचना के माध्यम से, संचार साधनों के माध्यम से एक दूसरे को नितांत नकारात्मक रूप में प्रभावित कर रहे थे। बहुध्रुवीकरण के उपरांत महाशक्तियों के प्रभाव में कमी देखी गई। इसी प्रकार विकास के नाम पर शस्त्रों का भंडार स्थापित करके, उनकी संख्या और विनाशकता में बढ़ोतरी करके विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस दौर में स्थापित हुआ, वहाँ हर देश ये समझने लगा कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो सहविनाश या सह अस्तित्व। क्योंकि परमाणु और अणु शक्ति का जितना संहारक प्रयोग किया गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसको ध्यान में रखते हुए अब विश्व में, और फिर अणु क्लब की जो सदस्यता है उसका भी निरंतर विस्तार होता गया। तो शक्ति की दृष्टि से विनाशकता के जो केंद्र हैं वो बहुत बढ़ गए, और ऐसी स्थिति में अब अपने आप को समाप्त किए बिना पड़ोसी को समाप्त किया जाना संभव नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग करके और वहाँ जो विनाशक बीज डाले थे, अब स्थिति वहाँ से बिल्कुल विपरीत हो गई, नितांत पृथक अलग प्रकार की हो गई। अब एक सीमित क्षेत्र में विनाशकता का प्रयोग किया जाना संभव नहीं है, यानी अपने आप को नष्ट किए बिना पड़ोसी को समूल नष्ट करना संभव नहीं है। आसानी से कोई भी अपने आप को नष्ट करना नहीं चाहता, अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। तो प्रत्येक देश जो है वो विनाश के विकल्प के रूप में सह अस्तित्व को देखने लगा कि यदि एक देश का अस्तित्व है तो अन्यों का अस्तित्व है, अन्यों का अस्तित्व है इसलिए एक देश का अस्तित्व है। इस प्रकार का परस्पर एक कहना चाहिए सहयोगात्मक आधार जो है वो इसके कारण उत्पन्न हुआ। हम ये कह सकते हैं कि शस्त्रों के निर्माण और उसके विकास ने शांति के लिए एक पुनः यू टर्न की व्यवस्था का विकल्प दिया, जो सह अस्तित्व की नीति के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में अभिव्यक्त हुआ, और इससे तनाव जो है वो धीरे धीरे शिथिलता के रूप में अभिव्यक्त होने लगे। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय समझौते संपन्न हुए, जिनसे विवादग्रस्त जो समस्याएं थीं या बिंदु थे उनमें कमी आई और देशों में एक सामान्य प्रकार के
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना हुई। इससे उग्रता में कमी आई, कटौती आई और एक लंबे युद्ध के उपरांत, एक लंबी तनातनी के बाद, शीत युद्ध में इतनी उग्र आक्रामक नीति के बाद एक बहुत कहना चाहिए थकान तरह का, उदासीनता का भाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा जाने लगा। इतनी लंबी अनवरत संघर्ष करने के उपरांत भी वांछनीय परिणाम न सोवियत संघ को प्राप्त हुए, न अमेरिका और उसके गुट को प्राप्त हुए। तो इसलिए समझौतावादी नीति के आधार पर महत्वपूर्ण समझौते जो संपन्न हुए, उनसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद बिंदुओं में कमी आई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देतांत की तरफ या तनाव शिथिलता की तरफ अग्रसर हुई। इसी प्रकार सोवियत संघ जो है उसका विघटन हुआ और जो साम्यवाद के नाम पर एक प्रकार से जैसा कहा जाता है कि सोवियत संघ ने जबरदस्ती अपना प्रभाव और विचारधारा के आधार पर जो संगठन बनाया था वो संगठन शिथिल हो गया। तो विघटन के कगार पर जब सोवियत संघ आया तो उससे अमेरिका का जो उग्रवादी स्वरूप था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसमें भी कमी आई। इसी प्रकार विभिन्न देश ये समझने लगे कि आर्थिक और अन्य हित जो हैं वो सामरिक और युद्ध संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामरिक और आक्रामक शैली की बजाय यदि राज्य आर्थिक और उत्पादन कारकों पर अधिक बल देंगे तो ये कारक जो हैं वो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति और प्राप्ति का सशक्त माध्यम सुनिश्चित करेंगे। युद्ध और आतंक से किसी समस्या का ना समाधान है और ना ही अपने प्रभाव को स्थायी रूप से कायम रखने का कोई आश्वासन है। इसलिए आर्थिक विकास जो है वो एक सुनिश्चित प्रकार की संतुष्टि देने वाला, राष्ट्रीय हितों को पूरा करने वाला है। इसलिए देशों का रुझान युद्ध और आक्रमण की बजाय, परस्पर प्रतिस्पर्धा के बजाय आर्थिक स्रोतों को मजबूत करने में या आर्थिक स्रोतों को पुष्ट करने में रहा। इस कारण से शीत युद्ध में शिथिलता आई और जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के काल में हमने देखा कि अणु शक्ति का रहस्य जब तक अमेरिका के पास था तब तक अमेरिका बिल्कुल कहना चाहिए एकल महाशक्ति के रूप में संपूर्ण राजनीति को, विश्व राजनीति को प्रभावित करने में सक्षम था। लेकिन इस अणु क्लब की बिरादरी और उसकी सदस्यता लगातार बढ़ती गई। अब अनेक देशों के पास परमाणु शक्ति का रहस्य है, वो उसका प्रयोग करते हैं, उनके पास हथियार हैं। जिनके पास परमाणु शक्ति से संपन्न हथियार नहीं है वे दूसरे देशों के साथ समझौता करके उसको प्राप्त करने की चेष्टा में हैं और प्राप्त कर भी लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में परमाणु शक्ति का जितना विस्तार होता गया वैसे वैसे परमाणु शक्ति के प्रयोग की प्रवृत्ति जो है वो नियंत्रित होती गई, क्योंकि अगर एक भी देश परमाणु शक्ति का प्रयोग करता है तो फिर उसे सीमित किया जाना संभव नहीं होगा। और यही कारण है कि इस परमाणु शक्ति के विस्तार के कारण सह अस्तित्व का भाव और नीति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई। तो इसलिए इन सब सम्मिलित कारणों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध या तनाव जो है वो शिथिलता की तरफ यानी देतांत की तरफ अग्रसर हुआ। अब यदि हम देखें कि इस शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव क्या रहा, तो दो तरह से कुछ थोड़ा सा सकारात्मक प्रभाव भी है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का अधिक रहा है। दो गुटों में विश्व का विभाजन हो गया जो परस्पर एक दूसरे के साथ किसी कीमत पर सौहार्द या समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। तृतीय विश्व युद्ध के खतरे की तरफ इस शीत युद्ध ने संपूर्ण विश्व को धकेल दिया और ये जो भय है तृतीय विश्व युद्ध का, उसकी विनाशकता का, और ये अंदाज़ा लगाया जाना कि अब तक विकास के नाम पर जो कुछ प्राप्त किया गया है, यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और पुनः वही
असभ्य और जंगली अवस्था में हम पहुंच जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर या बहुत बड़ा भय जो तृतीय विश्व युद्ध के रूप में स्थापित हुआ, वो शीत युद्ध के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हावी हुआ। इसी प्रकार आणविक शक्ति के दुरुपयोग का भय आणविक युद्ध के रूप में स्थापित हुआ, जिसका कुप्रभाव कई पीढ़ियां जो है वो भी इस कुप्रभाव से मुक्त नहीं हो पाती। जैसा जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो अमेरिका ने प्रयोग किया, उसका कुप्रभाव हेल्थ के कारकों के रूप में और जीवन स्तर के कारकों के रूप में आज भी देखने में आता है। वो आज तक भी वहाँ पूरी तरह सामान्य स्थिति का निर्धारण जो है वो करने में बाधक है, अणुशक्ति का दुरुपयोग। तो ये आणविक युद्ध का जो भय है, इसने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नकारात्मक रूप में प्रभावित किया। इसी प्रकार सैनिक संधियां, जैसे एक तरह से एक के बाद एक संख्यात्मक रूप में इतनी, अमेरिका और उसके गुट ने अगर एक सैनिक संधि की तो फिर सोवियत संघ ने उसका जवाब देने के लिए 2 संधियां कर ली। अपने अपने क्षेत्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए क्षेत्रीय सैनिक गठबंधनों का निर्माण हुआ और इस प्रकार से एक सैनिक संगठन और सैनिक गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा मिला। इसी प्रकार ये शीत युद्ध जो है वो निशस्त्रीकरण के मार्ग में, शांति स्थापना के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रविष्ट हुआ और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यूएनओ की जो स्थापना की गई थी, यूएनओ की कार्यप्रणाली पर भी नकारात्मक रूप से शीत युद्ध ने अपना प्रभाव डाला। शीत युद्ध के कारण बहुध्रुवीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई और ये बहुध्रुवीकरण जो है वो एक प्रकार से राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली एक प्रकार से प्रवृत्ति की तरह से देखा गया। इसी प्रकार अगर मानवीय आधार पर हम देखें तो शीत युद्ध के कारण मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ, मानवीय समस्याओं में बढ़ोतरी हुई और सामान्य जो कहना चाहिए लोक कल्याण के कार्य हैं, जो राज्यों के अस्तित्व का मुख्य आधार हैं, उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के मुख्य सूत्र हैं, उस लोक कल्याणकारी परिधि में राज्य सरकारों की गरिमा और राज्य सरकारों की जो कहना चाहिए कोशिशें हैं, प्रयत्न हैं, उनमें कमी आई। इसलिए सामान्य जनता की समस्याएं बढ़ती गई, मानवीय मूल्य कमजोर बने और मानवीय समस्याओं में निरंतर बढ़ोतरी होती गई। इस प्रकार मानवीय आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनैतिक आधार पर, कूटनैतिक आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आधार पर समस्त देशों को किसी न किसी प्रकार के कुप्रभाव की चपेट में शीत युद्ध ने लिया और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शीत युद्ध की चपेट में इस तरह से आई, शीत युद्ध के प्रभाव में, उसकी गिरफ्त में इस तरह से रही कि उससे अंतर्राष्ट्रीय जो सद्भावना है, शांति है, उसकी स्थापना में अनेक बाधाएं उत्पन्न होने लगी। लेकिन शीत युद्ध का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है कि एक तो जैसा अभी हमने देखा कि शीत युद्ध के कारण ही जो विश्व 2 गुटों में बंट चुका था, तीसरे गुट के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व सामने आया। तो ये एक प्रकार से एक सराहनीय, कहना चाहिए एक अच्छा फल शीत युद्ध के कारण मिला कि एक स्वतंत्र और अधिक निष्पक्ष विकल्प के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। इसी प्रकार शांति के लिए एकता प्रस्ताव का जो विकल्प यूएनओ में रखा गया वो भी प्रशंसनीय रहा। सह अस्तित्व की नीति को बढ़ावा मिला क्योंकि सह विनाश या सह अस्तित्व, इन दोनों में से एक पक्ष का चयन, तो सह विनाश तो किसी भी देश के लिए विकल्प नहीं हो सकता। निश्चित रूप से सह अस्तित्व की नीति को ही विभिन्न देशों ने इतने कटु अनुभव के बाद इसकी सत्यता को पहचान कर सह अस्तित्व की नीति को बल प्रदान
किया। परमाणु तकनीक और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधार पर यदि देखें तो विकास को एक नया आयाम, शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा परस्पर हालांकि उचित नहीं थी, लेकिन इस परस्पर प्रतिस्पर्धा का जो परिणाम है वो टेक्नोलॉजी के आधार पर, विज्ञान और परमाणु विकास की नीति के आधार पर यदि देखा जाए तो एक विकास का एक अच्छा आयाम जो है वो भी स्थापित हुआ। चीन और अमेरिका जो परस्पर एक दूसरे के नितांत विरोधी थे, चीन में साम्यवादी क्रांति होने के 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, लेकिन 1971 तक चीन को अमेरिका ने अपनी मान्यता प्रदान यूएनओ में नहीं की। उसके बाद मान्यता प्रदान करके तो आर्थिक आधार पर भी दोनों देशों के साथ संबंध स्थापित हुए और तनाव का एक बहुत बड़ा केंद्र जो है उसमें शिथिलता आई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रकार से शक्ति संतुलन कायम हुआ। जब शक्ति के अनेक केंद्र हो गए तो शक्ति का निरंकुश प्रयोग करने की क्षमता किसी भी महाशक्ति में नहीं रही और इस प्रकार से शक्ति का जो संतुलन है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कायम हुआ। तो ये एक बहुत हमने संक्षिप्त रूप में शीत युद्ध के प्रभाव और शीत युद्ध में शिथिलता के कारणों का अध्ययन किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक लंबे दौर में शीत युद्ध ने नकारात्मक तरीके से झकझोरा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए शक्ति प्रतिस्पर्धा के मापदंड स्थापित किए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और सहयोग को प्रतिस्पर्धा और युद्ध में परिणत किया, लेकिन अंततः लंबे संघर्ष की शिथिलता, लंबे संघर्ष की थकान और विनाशकता के कुप्रभाव ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देतांत के रूप में पुनः शीत युद्ध में शिथिलता का आधार प्रदान किया। धन्यवाद।